हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रास द हिंदू एनालिसिस फॉर 3 नवंबर 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चन है कल के एग्जाम्स यानी कि जो 2 नवंबर को कंडक्ट हुआ है CHSL 2023 के मेंस का एग्जाम का। इसमें बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए हुए थे और उसके जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स थे वो स्टेट्स को मैच करना था इस क्वेश्चन के अंदर। आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि बेसिकली आप क्वेश्चन ही बोल सकते हो स्टेटमेंट के फॉर्म में। आपको इसे मैच करना है। सो आप इसे मैच करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन जो है ये मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल में फ्रंट पेज की बात करें तो कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बस एक ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट है ये कुछ वर्डिक्ट वगैरह रिलीज किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जो है वर्डिक्ट वगैरह दिए हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं की जा रही है। वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात इसमें जो है हो रही है। इस वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में बात की जाती है। 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। 324 का दो जो है 324 का सब क्लॉजेज 2 इसमें बात की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि इसकी जो मेंबर्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं CEC। इसके अंदर में काम कर रहे होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। बस इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो हमारा एडल्ट वोट राइट है ये 1989 में राजीव गांधी जी के टाइम पे एज 21 से लेके 18 कर दिया गया था। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आई थिंक इट वाज 69th। ये आप कंफर्म कर लेना 69th था या नहीं। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल वाले पेज से देखने को मिलेगा। एडिटोरियल आपको एक ही पढ़ना है, चाहे वो ओपिनियन वाले पेज से पढ़ो या फिर एडिटोरियल वाले पेज से पढ़ो, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें पढ़ने को लेके। बस एक पढ़ना है ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रही। और एक मैंने ये वाला एडिटोरियल लिया हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इवॉल्विंग एज पॉकेट्स ऑफ होप। बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक आशा की, उम्मीद की एक किरण की तरह दिख रहा है। किस तरीके से दिख रहा है, क्यों? अच्छा, ये आर्टिकल आया क्यों आज? क्योंकि आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर को यूनेस्को के द्वारा, क्योंकि यूनेस्को ही रेगुलेट करता है इन सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को, यूनेस्को के द्वारा 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व्स डे जो है वो मनाया जाता है हर एक साल। इसी के उपलक्ष्य में ये आर्टिकल जो है यहाँ पे आया हुआ है। वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व जो डे है 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर बेसिकली होता क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। प्रोटेक्टेड एरिया जो कि 3 जोन्स में बटे हुए होते हैं। सबसे अंदर का जोन ये वाला हो गया, फिर ये बीच वाला जोन हुआ, फिर ये बाहर वाला जोन हुआ। इसके अलग अलग नाम जो है ये बताए गए हैं। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अंदर का जोन को हम लोग कहते हैं कोर जोन, CORE। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CORE, कोर जोन। और ये जो बीच वाला एरिया ना, ये वाला जो देख रहे हो आप, इसे कहते हैं बफर जोन, BUFFER, बफर जोन। और ये लास्ट वाला को कहते हैं ट्रांजिशन जोन। इस सारे जोन्स के अलग अलग खासियत है, यानी कि इसके अलग अलग जो डिफाइंड एरिया है वो है। मैं आपको बता रहा हूँ कोर जोन जो होती है ये क्या होती है। कोर जोन में कोई भी जो एनिमल के अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ना ही वहाँ पे ह्यूमन जाएंगे, ना ही किसी तरीके के वहाँ पे टूरिज्म वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होती है कोर जोन में। और ये जो बफर जोन है ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउड होती है, जैसे हल्की फल्की टूरिज्म, थोड़ी सी टूरिज्म, उतनी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे नहीं हो सकती है। थोड़ी सी ग्रेजिंग यानी कि पशुओं का पशुचारण जो हो वो हो सकता है कहाँ पे, बफर जोन में। उसके बाद थोड़ी सी फिशिंग वगैरह यानी कि मछली जो पकड़ने का काम होता है वो भी थोड़ी बहुत हो सकती है। इसके अलावा एजुकेशन और रिसर्च पर्पज़ से, साइंटिफिक पर्पज़ से यहाँ पे रिसर्च वगैरह के लिए, एजुकेशन पर्पज़ से यहाँ पे चीज़ें जो है वो की जा सकती है। कहाँ पे, बफर जोन में। सबसे बाहर वाला जोन होता है जो ट्रांजिशन होता है, ये जो बफर जोन है इससे कम रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। कौन सा, ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन को हम लोग मैनिपुलेटेड जोन भी कहते हैं। ट्रांजिशन जोन में आप खेती वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सो ये था 3 जोन्स किसके, बायोस्फीयर रिजर्व्स के। और बायोस्फीयर रिजर्व्स से रिलेटेड अभी जो एग्जाम्स है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। खास करके SSC की बात करें तो MTS 2022 के पेपर में आया था टोटल कितना बायोस्फीयर रिजर्व है। तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है आज के डेट में। न्यूज़पेपर है यहाँ पे 12 साइट्स जो है ये मेंशन किया गया, पता नहीं ये 12 क्यों लिखा गया, आई डोंट नो अबाउट इट।
बट जो 18 है ये ऑफिशियल आंसर है, आपको इसे याद रखना है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। और एग्जाम्स जो है बायोस्फीयर रिजर्व से आप फोकस करिए। पिछले 7-8 महीनों से मैं देख रहा हूँ, कल ही पेपर में आया एसएससी के पेपर में बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम मिलाने के लिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। ओके, अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जो है मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये लॉन्च किया था 1971 में। इसी के तहत जो नेचुरल साइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। नेचुरल साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है कई सारे जो नेचुरल साइट्स हैं उसको। ओके, सो ये था बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। एंड एक चीज़ें और, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है हमारे कंट्री में 18 है। उन 18 में से एक आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, जो तमिलनाडु है और श्रीलंका के बीच में जो समुद्र है उसे हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो उसे कहते हैं। पाक स्टेट और जो अरेबियन सी है वहाँ के बीच के एरिया को कनेक्ट करती है ये मन्नार की खाड़ी। इसी मन्नार की खाड़ी में एक आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। इसे नाम कहते हैं, इसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। और इस बायोस्फीयर रिजर्व को अवार्ड मिला हुआ है यूनेस्को मिकेल बेटेसी अवार्ड। ये अवार्ड 2023 का है। और इसे जो गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क है इसी के अंदर है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है और इसे अवार्ड मिला हुआ है यूनेस्को मिचेल बेटेसी अवार्ड। ओके, सो ये था बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आपको ये जो है ना पढ़ना है, मैंने ऊपर से चीज़ें बता दी है आपको। अब एक थोड़ी सी ब्रॉड वे में अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, बट आपको खुद से पढ़नी होगी ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, रीडिंग हैबिट बढ़े, इसके साथ साथ जीके भी बढ़े, है ना। दोनों चीज़ों को फोकस करके आपको जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर को रीड करना है सब। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं न्यूज़ वाले आर्टिकल पे, न्यूज़ वाले पेज में आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे हमारे कंट्री में कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके बाद यूएस के डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों विजिट पे हैं। डिफेंस मिनिस्टर आपको लॉयड ऑस्टिन देखने को मिलेंगे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि जो विदेश मंत्री है ये एंटोनी ब्लिंकन देखने को मिलेंगे। ये दोनों आएंगे इंडिया में और 9 नवंबर को ये डेट बताई जा रही है। और यहाँ पे 2+2 डायलॉग की जाएंगी। किसके साथ डायलॉग की जाएंगी? डिफेंस मिनिस्ट्री आ रहे हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ डायलॉग की जाएंगी। और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आ रहे हैं तो वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब के साथ डायलॉग करेंगे। ओके, इस डायलॉग के अंदर ये भी बातें की जा रही है कि 26 इंडिया जो है ये होस्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर का क्वाड समिट QUAD। लास्ट ईयर हुआ था हिरोशिमा में, नेक्स्ट ईयर इंडिया के द्वारा होस्ट की जाएंगी क्वाड समिट। और ये इंडिया में 27 जनवरी को ये बताया जा रहा है होस्ट किया जाएगा। और 27 जनवरी से पहले एक दिन हमारा जो है 26 जनवरी होता है। और इस 26 जनवरी में यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब को भी इन्वाइट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और ये अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है यूएस के द्वारा कि आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी बातें बाद में की जाएंगी। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन की गई है। बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए ये विजिट पे आ रहे हैं, एक थोड़ा सा ब्रॉड जो है व्यू होना चाहिए बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये सब में आपको नहीं फंसना है ना ही पढ़ना है। इसी आते हैं बिजनेस लाइन, जो चेंज मेकर अवार्ड है ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे RK सिंह के द्वारा। RK सिंह जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, इनके मिनिस्टर हैं दिल्ली में। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड दिल्ली में RK जो सिंह है उनके द्वारा रिप्रेजेंट यहाँ पे किए जाएंगे, उनके द्वारा गिव अवे किए जाएंगे। ओके, बस यही, इससे ज़्यादा ये मत पढ़ना कौन कौन लोगों को यहाँ पे दिया गया, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर है भी तो आप याद नहीं रख सकते हो ऐसी चीज़ों को। क्या छोड़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या पढ़ना हो तो पता होता ही है सभी को, बट क्या छोड़ना है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्या पढ़ना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। स्पोर्ट्स वाले पेज से आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन द सेंस की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस एक है वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी का जो स्टैचू है ये इनॉग्रेट किया गया है। उसका सचिन तेंदुलकर जी भी थे और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी भी थे यहाँ पे। आप ऐसे याद रख सकते हो इसे, सचिन वहाँ खड़े हैं। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? मुंबई में। इसी तरीके से याद, ये अमूल के द्वारा कार्टून वगैरह बनाया गया है। ओके, सो ये था आर्टिकल। अब हम लोग और एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, और एक जो आर्टिकल था ये भूटान की जो PM है जिग्मे खेसरा, JIGME जिग्मे KHESRA खेसरा नामग्याल वांगचुक, ये विजिट पे आएंगे इंडिया की। 8 दिन का लगभग विजिट बताया जा रहा है। सो बस आपको PM के नाम जो है भूटान के ये याद होनी चाहिए। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग ये जो क्वेश्चन सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा इस पर, ये जो क्वेश्चन था क्या था, इनको आपको मैच करना था ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स को।
सबसे पहले जो सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व है ये मेघालय में है, नहीं है सिमलीपल कहाँ पे है, उड़ीसा में है, सिमलीपल उड़ीसा। तो एक का जो है सॉरी एक का 2 हो जाएगा। उसके बाद नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक कहाँ पे, मेघालय में, मेघालय। बी का 1 हो जाएगा। पंचमढ़ी कहाँ पे, पंचमढ़ी जो माउंटेन है ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। सी का 3 ये सही है। उसके बाद एक मिनट, दिब्रू सैखोवा। उसके बाद दिब्रू क्या हो गया, सॉरी, दिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये आसाम में, ये भी सही है। यानी कि आपका जो आंसर होगा एक का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ये सही आंसर है। मिलेंगे कल यानी कि 4 नवंबर को। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच वॉचिंग।